हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MHI9 इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, कंपेयर द नेशनलिस्ट एंड द सबल्टन व्यूज ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 2 अलग अलग नजरियों को समझाना है, नेशनलिस्ट व्यू और सबल्टन व्यू। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस मूवमेंट को एक यूनाइटेड और लीडर लेड स्ट्रगल के रूप में देखते हैं, जबकि सबाल्टन हिस्टोरियंस आम लोगों जैसे किसानों, मजदूरों और ट्राइबल ग्रुप्स के इंडिपेंडेंट रोल को हाईलाइट करते हैं। दोनों के व्यू पॉइंट्स को कंपेयर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। भारतीय नेशनल मूवमेंट पर हमेशा अलग अलग विचार रहे हैं। 2 सबसे प्रमुख दृष्टिकोण हैं, नेशनलिस्ट और सबाल्टन। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये एक संगठित और सोची समझी लड़ाई थी जो नेशनल लीडर्स ने चलाई थी। वहीं सबल्टन हिस्टोरियंस का मानना है कि आम लोगों ने भी अपने तरीके से इस आंदोलन में योगदान दिया था। दोनों नजरिए भारत के आजादी के संघर्ष को समझने के लिए जरूरी है। मेन बॉडी। 1, नेशनलिस्ट व्यू, अर्थ और केंद्रित विषय। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस जैसे RC मजूमदार, ताराचांद और बिपिन चंद्र कहते हैं कि भारत का नेशनल मूवमेंट एक प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल था जिसमें सभी लोगों का एक साझा लक्ष्य था, ब्रिटिश रूल खत्म करना। लीडरशिप का योगदान। उनके हिसाब से गांधी, नेहरू और तिलक जैसे नेताओं ने देश को एक सूत्र में बांधकर आम जनता को जगाया। मुख्य विचार। पॉलिटिकल अवेकनिंग, नेशनल यूनिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर फोकस दिया गया। मास पार्टिसिपेशन। नेशनलिस्ट्स कहते हैं कि चाहे मूवमेंट लीडर्स ने चलाया हो, पर यह आम लोगों के भावना का प्रतिनिधित्व करता था। 2, सबल्टन व्यू, उद्भव और केंद्रित विषय। 1980 में रंजित गुहा, पार्थ चटर्जी जैसे हिस्टोरियंस ने सबल्टन स्टडीज ग्रुप के माध्यम से एक नया नजरिया दिया। उनका फोकस था उन लोगों पर जो पहले हिस्ट्री में नजरअंदाज हुए थे, जैसे किसान, ट्राइबल, महिलाएं और मजदूर। नेशनलिस्ट व्यू की आलोचना। सबल्टन हिस्टोरियंस कहते हैं कि नेशनलिस्ट हिस्ट्री सिर्फ एलीट लीडर्स पर केंद्रित थी और आम लोगों के अपने संघर्ष को इग्नोर करती थी। उनके हिसाब से आम लोग अपने अलग सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में लड़ाई लड़ रहे थे। मासेस का स्वतंत्र रोल। बंगाल के किसानों के आंदोलन और ट्राइबल अपराइजिंग्स को वो आम लोगों के स्वतंत्र रेजिस्टेंस के रूप में देखते हैं। लक्ष्य। इनका उद्देश्य था हिस्ट्री फ्रॉम बिलो लिखना, जिसमें आम आदमी की कहानी भी शामिल हो। 3, समीक्षा। दोनों दृष्टिकोण अपने अपने तरीके से सही है। नेशनलिस्ट व्यू एक बड़ा नेशनल पिक्चर देता है, जबकि सबल्टन व्यू उन लोगों को उजागर करता है जिनका जिक्र पहले नहीं हुआ। लेकिन सबल्टन हिस्टोरियंस कभी कभी यूनिटी को कम कर देते हैं और फ्रैगमेंटेशन को ज्यादा दिखाते हैं। एक संतुलित दृष्टिकोण दोनों को मिलाकर ही बन सकता है। कंक्लूजन। नेशनलिस्ट और सबल्टन दोनों दृष्टिकोण मिलकर भारत के आजादी के संघर्ष का पूरा चित्र प्रस्तुत करते हैं। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस मूवमेंट की यूनिटी और लीडरशिप को दिखाते हैं, जबकि सबल्टन हिस्टोरियंस आम लोगों की भूमिका को उजागर करते हैं। दोनों मिलकर बताते हैं कि भारत की आजादी एक सामूहिक संघर्ष का परिणाम थी, जिसमें हर वर्ग का योगदान था। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 2. Discuss the modernist theories about the emergence of nations and nationalism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मॉडर्निस्ट थियरीज समझानी है जो बताती हैं कि नेशंस और नेशनलिज्म एक मॉडर्न युग की उत्पाद है। हमें थिंकर्स जैसे अर्नेस्ट गेल्नर, बेनेडिक्ट एंडरसन, एरिक हॉब्सबाउम और टॉम नैन के विचार एक्सप्लेन करने हैं और दिखाना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और कम्युनिकेशन के बदलाव ने नेशनलिज्म को कैसे जन्म दिया। आंसर। इंट्रोडक्शन। नेशनलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर कई स्कॉलर्स ने अलग अलग नजरिए दिए हैं। मॉडर्निस्ट थियरी कहता है कि नेशन और नेशनलिज्म पुराने या नेचुरल नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का नतीजा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन और प्रिंट कैपिटलिज्म ने मिलकर एक नई नेशनल सोच को जन्म दिया। अर्नेस्ट गेल्नर, बेनेडिक्ट एंडरसन, एरिक हॉब्सबाउम और टॉम नैन इस थियरी के मुख्य विचारक हैं। मेन बॉडी। 1, मॉडर्निस्ट थियरीज की खास बातें। नेशंस इज मॉडर्न क्रिएशंस।
मॉडर्निस्ट्स कहते हैं कि नेशंस हमेशा से नहीं यह मॉडर्न युग के बदलाव के साथ बने। इंडस्ट्रियलाइजेशन का रोल। जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी आए तो एक एजुकेटेड और एक जैसे कल्चर वाली वर्कफोर्स की जरूरत पड़ी। मास पॉलिटिक्स और कम्युनिकेशन। डेमोक्रेसी, मीडिया और प्रिंट कल्चर ने लोगों में एकता और एक जैसे पहचान पैदा की। 2. अर्नेस्ट गेल्नर का नजरिया। बुक नेशंस एंड नेशनलिज्म 1983। गेल्नर कहता है कि नेशनलिज्म इंडस्ट्रियल सोसाइटी का प्रोडक्ट है। कृषि युग में लोग अलग अलग संस्कृतियों में रहते पर इंडस्ट्रियल युग में स्टैंडर्ड कल्चर की जरूरत हुई। मैं बात नेशनलिज्म अवेकन्स नेशंस वेयर दे डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब नेशनलिज्म पहले नेशन नहीं बनाता बल्कि नए नेशन क्रिएट करता है। एजुकेशन और कल्चर। शिक्षा और लैंग्वेज के जरिए एक कल्चरल यूनिटी बनाई गई। 3. बेनेडिक्ट एंडरसन की इमेजिन कम्युनिटीज। बुक इमेजिन कम्युनिटीज 1983। एंडरसन कहता है कि नेशन एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है जिसमें लोग एक दूसरे को नहीं जानते पर फिर भी अपनापन महसूस करते हैं। प्रिंट कैपिटलिज्म। न्यूज़पेपर्स और नोवेल्स ने लोगों में शेयर्ड आइडेंटिटी बनाए। लैंग्वेज का महत्व। लोकल भाषाएं आई और पुरानी रिलीजियस भाषाएं गई जिससे नए नेशनल आइडेंटिटीज उभार कर आए। 4. एरिक हॉब्सबाउम और टॉम नैन के विचार। हॉब्सबाउम उन्होंने नेशनलिज्म को एक ड्यूल फिनोमेनन बताया, एक तरफ स्टेट से और दूसरी तरफ जनता से। उन्होंने इन्वेंटेड ट्रेडिशंस का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब कि स्टेट्स नए सिंबल्स और रिचुअल्स क्रिएट करते हैं ताकि लोगों में एक कंटिन्यूटी का एहसास बने। टॉम नैन ने कहा कि नेशनलिज्म अनइवन कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का परिणाम है। कुछ रीजन्स ग्लोबल कैपिटलिज्म में शामिल होते हुए भी अपने अस्तित्व के लिए स्ट्रगल करते हैं। मार्क्सिस्ट व्यू। दोनों थिंकर्स नेशनलिज्म को कैपिटलिज्म और मॉडर्नाइजेशन के रिएक्शन के रूप में देखते हैं। 5. मॉडर्निस्ट थियरीज की आलोचना। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि मॉडर्निस्ट थियरी पुराने एथनिक और कल्चरल रूट्स को इग्नोर करती है। एंथनी डी स्मिथ जैसे स्कॉलर्स ने कहा कि नेशंस के पीछे पुराने एथनिक कम्युनिटीज एथनीज भी होती है। फिर भी मॉडर्निस्ट थियरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेशनलिज्म को सामाजिक और ऐतिहासिक प्रोसेस के रूप में समझाती है। कंक्लूजन। मॉडर्निस्ट थियरीज ने नेशनलिज्म के स्टडी को एक नया दृष्टिकोण दिया। इन्होंने बताया कि नेशंस मॉडर्न युग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों के नतीजे हैं। गेल्नर, एंडरसन, हॉब्सबाउम और नैन जैसे थिंकर्स ने नेशनलिज्म को एक मानव निर्मित ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट के रूप में समझाया। आज भी ये थियरी नेशनलिज्म के विकास को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क मानी जाती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Write a note on economic nationalism with special reference to Indian thinkers. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इकोनॉमिक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट समझाना है, इसका मतलब क्या है, ये कैसे डेवलप हुआ, और इंडियन थिंकर्स जैसे दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे और आर.सी. दत्त ने इसके विकास में क्या योगदान दिया। हमें बताना है कि कैसे उन्होंने ब्रिटिश रूल के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को समझाया और उसके खिलाफ राष्ट्रीय सोच तैयार की। आंसर। इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मतलब है अपनी देश की अर्थव्यवस्था पर अपना कंट्रोल रखना और विदेशी आर्थिक शोषण का विरोध करना। भारत में ये सोच 19वीं सेंचुरी के अंतिम दौरान उभरी जब राष्ट्रवादी विचारकों ने महसूस किया कि ब्रिटिश रूल भारत को आर्थिक रूप से लूट रहा था। दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे और आर.सी. दत्त जैसे थिंकर्स ने इस एक्सप्लॉयटेशन का वैज्ञानिक विश्लेषण किया और देश में आर्थिक जागरूकता फैलाई। मेन बॉडी। 1. आर्थिक राष्ट्रवाद का अर्थ और विकास। आर्थिक राष्ट्रवाद ब्रिटिश नीति के शोषण के प्रति एक प्रतिक्रिया थी। इसका उद्देश्य था अपनी अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाना और अंग्रेजी नियमों से मुक्ति पाना। इस आंदोलन का मूल संदेश था, अपना माल खरीदो, अपने देश को बढ़ाओ। मुख्य लक्ष्य थे स्वदेशी उद्योगों का प्रोत्साहन, वेल्थ ड्रेन का विरोध, अपने उत्पादों का उपयोग, न्यायपूर्ण व्यापार की मांग। इसने राष्ट्रीय चेतना को मजबूत बनाया और समझाया कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी संभव है जब आर्थिक स्वतंत्रता मिले। 2. दादा भाई नौरोजी और ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में बताया कि ब्रिटिश लोग भारत से धन निकल कर इंग्लैंड ले जा रहे हैं। उन्होंने ड्रेन थियरी दी जिसमें बताया गया कि भारत का धन बिना किसी रिटर्न के अंग्रेज ले जा रहे हैं। यह थियरी राष्ट्रवादी नेताओं के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक शास्त्र बन गई। 3.
एमजी रानाडे आर्थिक सुधार और औद्योगिक विकास। एमजी रानाडे का मानना था कि भारत का आर्थिक पिछापन सिर्फ अंग्रेजों की वजह से नहीं बल्कि मॉडर्नाइजेशन के अभाव से भी है। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न कृषि और एजुकेशन को आर्थिक सुधार के लिए जरूरी बताया। रानाडे ने कोऑपरेटिव बैंकिंग और इंडिजिनस इंडस्ट्रीज का समर्थन किया। उन्होंने देश के लोगों को अपने आर्थिक संस्थान खोलने और उन्हें मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। 4. आर.सी. दत्त ब्रिटिश नीति का आर्थिक विश्लेषण। आर.सी. दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ब्रिटिश नीति के कारण होने वाले आर्थिक नुकसानों का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम, हैंडीक्राफ्ट्स की बर्बादी और इरिगेशन की अनदेखी से भारत गरीबी और अकाल का शिकार बना। दत्त ने कहा कि ब्रिटिश ने भारत को एक रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया। उनके लेखों ने राष्ट्रवादी आर्थिक विचारों को मजबूत बुनियाद दी। 5. राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव। इन थिंकर्स के आर्थिक विचारों ने एजुकेटेड मिडिल क्लास को जोड़ा और समाज में जागरूकता लाए। इनसे प्रेरित होकर स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट्स चले जहां लोगों ने ब्रिटिश माल का विरोध किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपनी मीटिंग्स में इन आर्थिक मुद्दों को अपनाया। गांधी जी ने इन विचारों को आगे बढ़ाकर स्वराज और स्वदेशी के सिद्धांत में बदला। कंक्लूजन। आर्थिक राष्ट्रवाद ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सोच को मजबूत बुनियाद दी। नौरोजी, रानाडे और दत्त जैसे विचारकों ने ब्रिटिश आर्थिक शोषण को समझाया और देशवासियों में अपने आर्थिक स्वराज की इच्छा जगाई। इनके विचारों ने देश के राजनीतिक और आर्थिक दोनों पक्षों को एक दिशा दी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Describe the ideologies and activities of the revolutionary nationalists during the 1920 and 1930. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 1920 और 1930 के दौरान के रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट्स के विचारों, आइडियोलॉजीज और उनकी क्रियाओं, एक्टिविटीज को समझाना है। मतलब, हमें बताना है कि उन्होंने कैसे सोचा, किस प्रेरणा से काम किया, क्या ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और उनका देश के आज़ादी आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर। इंट्रोडक्शन। 1920 और 1930 का दौरा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक नए मोर्चे का था जहां रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट्स ने मुख्य भूमिका निभाई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फैल होने के बाद कई युवा नेता निराश हुए और उन्होंने सीधे ब्रिटिश रूल के खिलाफ संघर्ष करने का फैसला लिया। उनका विश्वास था कि आज़ादी मांगी नहीं जा सकती, जीती जा सकती है। रशियन और आयरिश मूवमेंट से प्रेरित होकर उन्होंने हथियारबंद संगठन बनाए और अपने बलिदान से देश को जागरूक किया। मेन बॉडी। 1. रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के विचार और सोच। रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट्स बलिदान, देशभक्ति और साहस में विश्वास रखते थे। उन्होंने मॉडरेट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स को अस्वीकार किया क्योंकि उनके हिसाब से आज़ादी सिर्फ संघर्ष से मिल सकती थी। बंगाल के पुराने क्रांतिकारियों जैसे अरबिंदो घोष और बारिंद्र घोष के विचार उनके लिए प्रेरणा बने। रशियन रेवोल्यूशन 1917 ने भी उन्हें प्रभावित किया, जहां लोगों ने एक बड़ी क्रांति से राज बदला था। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने इनकलाब जिंदाबाद जैसे नाराओं से एक नई सोच दी, जिसमें राष्ट्रीय के साथ सामाजिक न्याय भी था। 2. प्रमुख संगठन और नेतृत्व। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सचिंद्रनाथ सान्याल ने मिलकर बनाए। इसका उद्देश्य एक आर्म्ड रेवोल्यूशन के जरिए आज़ाद भारत बनाना था। काकोरी कंद 1925 के बाद कई नेता गिरफ्तार हुए और कुछों को फांसी दी गई। बाद में 1928 में इस संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रखा गया, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग शामिल हुए। इन्होंने नेशनलिज्म के साथ सामाजिक और आर्थिक समानता पर भी जोर दिया। बंगाल में जुगांतर और अनुशीलन समिति जैसे ग्रुप्स भी एक्टिव थे, जो ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ गोपनीय रूप से काम कर रहे थे। 3. 1920 to 1930 के मुख्य क्रांतिकारी गतिविधियां। काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925। क्रांतिकारियों ने एक सरकारी ट्रेन लूटकर अपनी एक्टिविटीज के लिए पैसा जमा किया। सॉन्डर्स हत्याकांड 1928। भगत सिंह और राजगुरु ने लाला लाजपत राय के मृत्यु का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स को मारा। सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बिना मारने वाले बॉम्ब FE कर ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ विरोध किया। चिटागोंग आर्मरी रेड 1930।
सूर्या सेन मास्टर ने इस अभियान का नेतृत्व किया जिसमें ब्रिटिश आर्मरी पर हमला किया गया। इसके अलावा पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र में भी कई छोटे गोपनीय संगठनों ने ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन चलाए। 4. क्रांतिकारी आंदोलन का प्रभाव और विरासत। इनके कई प्रयास सफल नहीं हुए, पर इन्होंने यूथ में देशभक्ति और साहस का जज्बा पैदा किया। उनका बलिदान और हिम्मत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। सोशलिस्ट विचारों ने देश के नेताओं जैसे नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को भी प्रभावित किया। ब्रिटिश सरकार इनकी गतिविधियों से घबरा गई और नए रिप्रेसिव कानून लाए, लेकिन इसी के साथ रिफॉर्म पर भी सोचने लगी। क्रांतिकारी नेशनलिज्म ने आज़ादी आंदोलन को एक नैतिक और जज्बाती बाल दिया। कंक्लूजन 1920 और 1930 के रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट्स ने भारत के युवाओं में एक नई ऊर्जा और हिम्मत जगाए। उनके बलिदान, विचार और संघर्ष ने आज़ादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी। आज भी उनका नाम भारत के इतिहास में वीरता और आदर्शों के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 5. Discuss the non-cooperation movement and its relationship to the Khilafat movement. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों को डिटेल में समझाना है। हमें इनकी बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, लीडर्स, इनके बीच के संबंध और इनका इम्पैक्ट एक्सप्लेन करना है। साथ ही हमें बताना है कि दोनों मूवमेंट्स कैसे एक साथ आए और उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे बदला। आंसर। इंट्रोडक्शन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य था स्वराज पाना बिना हिंसा के जरिए। खिलाफत मूवमेंट 1919 में इंडियन मुस्लिम्स ने शुरू किया था ऑटोमन कैलिफेट को बचाने के लिए, जो वर्ल्ड वॉर I के बाद तोड़ दी गई थी। गांधी जी ने समझा कि यह हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने का एक बड़ा मौका है। जब ये दोनों मूवमेंट्स साथ आए तो आज़ादी की लड़ाई में एक नई ताकत आ गई। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड और कॉजेस। खिलाफत मूवमेंट। वर्ल्ड वॉर I के बाद ब्रिटेन ने तुर्की को हरा दिया और कैलिफेट खत्म करने का फैसला लिया। इंडियन मुस्लिम्स को ये फैसला काबुल नहीं था, इसलिए 1919 में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली इस मूवमेंट के मुख्य नेता थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जलियांवाला बाग मैसेकर और ब्रिटिश जुल्म ने लोगों में गुस्सा भर दिया था। गांधी जी ने डिसाइड किया कि ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग बंद किया जाए। इसी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा गया। 2. ऑब्जेक्टिव्स और नेचर ऑफ मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उद्देश्य था स्वराज को बिना हिंसा के प्राप्त करना। स्ट्रैटेजीज। अंग्रेजी माल का बॉयकॉट, गवर्नमेंट स्कूल्स और कोर्ट्स का त्याग, गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन करना। इसमें स्टूडेंट्स, लॉयर्स, फार्मर्स और वीमेन तक शामिल हुए। खिलाफत मूवमेंट उद्देश्य था कैलिफेट को बचाना और तुर्किश मुस्लिम्स के साथ एकता दिखाना। यह रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट था पर एंटी ब्रिटिश भी था। इसने मुस्लिम समाज को नेशनल स्ट्रगल में जोड़ा। 3. नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत का रिलेशनशिप। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया ताकि हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर आज़ादी की लड़ाई लड़ सकें। कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट को अपने संघर्ष का हिस्सा बना लिया। दोनों मूवमेंट्स के सपोर्टर्स ने मिलकर रैलीज, हड़ताल और प्रोटेस्ट किए। इससे ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बना। 4. इम्पैक्ट और डिक्लाइन। इस मूवमेंट ने भारत में पॉलिटिकल अवेकनिंग का एक बड़ा दौर शुरू किया। गांव और शहर दोनों जगह मूवमेंट फैला। हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर पहुंची। लेकिन चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया ताकि हिंसा ना बढ़े। खिलाफत मूवमेंट भी 1924 में खत्म हो गया जब तुर्की ने खुद कैलिफेट हटा दिया। दोनों मूवमेंट्स ने देश की पॉलिटिक्स और नेशनलिज्म को मजबूत बुनियाद दी। कंक्लूजन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट भारत की आज़ादी के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण अध्याय थे। दोनों मूवमेंट्स ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया और देश को एक साथ आने का मौका दिया। चाहे ये मूवमेंट्स तुरंत अपने गोल्स ना पा सके, लेकिन इन्होंने भारत के राष्ट्रीय चेतना को जगाया और फ्यूचर स्ट्रगल्स के लिए रास्ता बनाया। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।